तार साहब ये फरमा दीजिएगा कि डोनाल्ड ट्रंप के बयानात से बात एक बार फिर बिगड़ चुकी थी। जाहिर है कि पाकिस्तान ने सिचुएशन को मुश्किल संभाला, ईरान को समझाया, लेकिन ये ट्रंप जो हैं इस किस्म के बयानात का ख़तरा तो उनकी तरफ से आइंदा भी रहेगा। तो ये डायलॉग तो फिर बार बार ऐसा लगता है कि मुतासिर होंगे, या आपको लगता है कि नहीं अभी कल और आज जो हुआ उसके बाद ट्रंप एहतियात करेंगे? कोई कह सकता है कि मैं इसका शुरू इस तरीके से करना चाहूंगा कि इस मुआहदे के जो 3 पार्टिसिपेंट थे, 2 पार्टियां और एक होस्ट, उनके अल्फाज से शुरू करना चाहूंगा। कल हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब ने, उनके अल्फाज थे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान कामयाब हुआ है, ये उनके अल्फाज थे। जेडी वैंस ने कहा कि वेरी वेरी गुड फाउंडेशन, ये अल जजीरा के जरिए रिपोर्ट की गई। और ईरान की तरफ से उनके जो डेलीगेशन है उन्होंने कहा इनकरेजिंग टॉक्स। अब आते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप साहब की जो ये ट्वीट आते हैं, ये क्या है? दर हकीकत मैं पिछले 3 इलेक्शनों में प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ ट्रैवल भी करता रहा हूं और ऑफिशियल कैपेसिटी में काम भी करता रहा हूं। अगर देखा जाए, उनकी पूरी पर्सनैलिटी को स्टडी किया जाए, उनकी किताबें पढ़ी जाए, आर्ट ऑफ द डील और इन सारी चीजें, वो अपना मैक्सिमम प्रेशर क्रिएट करते हैं फाइनल डेज के अंदर। ये बिल्कुल वो अपनी ट्रेड डील्स इसी तरह करते थे, लेकिन इस दफा एज ए सियासी बैसीत सदर वो किस किस्म के हालात से गुजर रहे हैं, मैं वो आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। जब डोनाल्ड ट्रंप साहब जिनेवा से वापस गए तो इजराइल का ज़ायनिस्ट लॉबी का मैक्सिमम प्रेशर डोनाल्ड ट्रंप साहब के ऊपर मौजूद था। जो ही वापस आते गए तो जितने हाकिश उनके साथी थे, जिनके ऊपर एपैक ने $127 मिलियन 2024 के इलेक्शन में यहां खर्चा किया था, वो सारे इकट्ठे हुए और उन्होंने प्रेशर क्रिएट किया इजराइल के बिहाफ पर। अब उसमें कौन थे? उसमें उनके मार्क लेविन, बहुत बड़ा मीडिया का नाम है, उसके टेड क्रूज थे, बहुत सीनियर जो सेनेटर है, सेनेटर कैसिडी, सेनेटर कैनेडी, और फिर टॉम कॉटन, ये सारे हाकिश सेनेटर हैं। और उन्होंने प्रेशर क्रिएट किया कि ये डील जो है, ये डील अच्छी नहीं है। अल्टीमेटली उसके ऊपर फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पास्चरिंग करनी थी, क्योंकि इलेक्शन नवंबर में है। डोनाल्ड ट्रंप साहब, यहां पे ये ज़हन में जरूर रखें, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने और उनकी पार्टी ने नवंबर में यहां पे इलेक्शन लड़ना है। ये इलेक्शन मिडिल ईस्ट का नहीं है, अमेरिका का है। उन्होंने अपने अवाम को भी खुश करना है। ये चीज ये इसी चीज पर जी 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 कीजिए कीजिए कीजिए। मैं आखिरी चीज ये ऐड करना चाहूंगा, ये दुनिया की वाहिद मैं समझता हूं ऐसी जंग है, इसको तीनों पार्टियों ने जीतना है। ईरान को भी इसमें से फतह चाहिए, इजराइल के अंदर अक्टूबर में इलेक्शन है, वहां पे बीबी नेतन्याहू को भी पास्चरिंग करनी है, उसने भी अपने अवाम को खुश करना है। तो दर हकीकत जिसका भी जोर सोशल मीडिया पे ज्यादा होगा वो ये जंग जीते। साजिद साहब मुझे बता दीजिएगा कि पहले हम आपसे जब बात हुई जंग के दौरान ये पूछते रहे कि अमेरिकी जो हैं वो इस जंग पर क्या राय रखते हैं, लेकिन अभी मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि ईरान अमेरिका ये जो डायलॉग हो रहे हैं आज स्विट्जरलैंड के अंदर, इस पर अमेरिकियों की राय क्या है? क्या वो इसे ट्रंप के हाथों में एक विनिंग ट्रॉफी समझते हैं? तारड़ साहब देखिए, सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब इलेक्शन जीते कैसे, और मैं उस कंपेयर में बिल्कुल उनके साथ रहा हूं। बिल्कुल अमेरिका के अंदर अवाम अब जंगों से बेजार थे, और उसी की वजह से मेगा मूवमेंट जो है वो पॉपुलर हुई, मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन। और उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि हमने इराक और अफगानिस्तान की सड़कें नहीं बनानी, हमने अमेरिका में इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना है। और डोनाल्ड ट्रंप साहब एक एंटी वार उम्मीदवार बन के उभरे थे। अब उसके बाद दूसरे पॉइंट पे आना चाहता हूं। पिछले 12 साल जो ज़ायनिस्ट जो लॉबी है वो मुसलसल इसका इजहार जो है हमारे पिछले साबका वजीर खारजा टोनी बिल्किन साहब ने किया था कि 12 साल इजराइल कोशिश करता रहा है कि अमेरिका को घसीट के मिडिल ईस्ट के अंदर फंसाया जाए। तो वो 12 वोट तो नहीं आए, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी अल्टीमेटली उनके ज्यादा करीब है। बीबी नेतन्याहू ने जो प्लान सामने रखा और उस पर अमेरिका ने समझा कि शायद दूसरा वेनेजुएला है, इसकी ट्रॉफी विन करनी चाहिए, तो वो एक तीर से 2 शिकार करने के चक्कर में बिल्कुल मिडिल ईस्ट गए। लेकिन आज भी अगर देखा जाए तो ये जंग अमेरिका के अंदर बहुत अनपॉपुलर थी। इस जंग से पहले भी इन्फ्लेशन, अगर मैं ये बात करना चाहूंगा कि कोविड के बाद अभी तक सप्लाई चेन पूरे तरीके से बहाल नहीं हुआ था, और दरमियान में ये इंटरप्शन आ गई, जिससे महंगाई का नया तूफान पूरी दुनिया में आया, इंक्लूडिंग अमेरिका। अब बेजार हैं लोग, लेकिन आज अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की इन सारी कोशिशों को सराहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने अमेरिका को एक फेस सेविंग दी है।
और मदद कर रहा है। और अभी जिनमें तक मुल्कों ने पाकिस्तान मदद कर रहा है। ये सिचुएशन खराब हुई ट्रंप की उस धमकी के बाद, तभी पाकिस्तान ही ने इसको संभाला। लेकिन सर एक और चीज जिसके बारे में कहा जा रहा था कि वो सारे इस चीज को रोक सकती है, डेडलॉक ला सकती है, वो इसराइल का किरदार है। अब मैं चाहूंगी कि थोड़ा आपसे साजिद तारड़ साहब हम इसराइल को अभी समझने की कोशिश करें, क्योंकि आपका सदर ट्रंप के साथ बहुत ज़्यादा वक्त गुजरा है। तो सर ये ट्रंप के नेतन्याहू को कॉल करके वो अल्फाज जो ज़ाहिर नशर नहीं किए जा सकते, उसके बारे में भी हमने सुना। फिर जेडी वेंस कहते हैं कि इजरायली हुकूमत पर तनकीद को यहूदियों के खिलाफ तनकीद ना समझा जाए। तो क्या इसे इसराइल के हवाले से अमरीकी पॉलिसी में तब्दीली का एक आगाज समझा जा सकता है इस सारे मामले को, खासतौर पर नेतन्याहू को लेकर? सर देखिए, मैं इस जंग के अंदर ये रीसेंट अभी मैं बल्कि इसमें गाजा को भी इंक्लूड करना चाहूंगा। जी जी। जंगें 3 मुल्कों ने लड़ी हैं, लेकिन जीता मेरा वतन अजीज है पाकिस्तान। आज दुनिया पे एक नई एशिया की पावर बन के उभर रहा है। बेशक। लेकिन इसमें इजराइल का लॉस क्या है? गाजा से लेकर आज तक सबसे ज्यादा लॉस ये है उनका कि अमेरिका के अंदर पब्लिक ओपिनियन चेंज हुई। बीबी नेतन्याहू आज पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा काबिल नफरत शख्स समझा जाता है। गजा के रिजल्ट के बाद ममदानी साहब ने न्यूयॉर्क का इलेक्शन जीता, जिसमें 3% वोट जो है वो यहूदी लाबी ने भी दिए। यहां मैं एक और बात जेडी वैस साहब की बात से एग्री करना चाहूंगा। जाइनस्ट लफ्ज एक और है, यहूदियत एक लफ्ज और है। सारे यहूदी बुरे नहीं है, लेकिन जो जाइनस्ट है वो एक ऐसा उनका ड्रीम है। और बीबी नेतन्याहू बिल्कुल मोदी साहब की तरह लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल है। इस वक्त वहां पे इलेक्शन की आमद है। नफ्ताली बेनेट एक नए उम्मीदवार बन के उभर रहे हैं और दुनिया सुख का सांस लेगी अगर कोई ऐसा लीडर वहां पे आता है जो खुद भी चलिए, नेतन्याहू का तो आपने बता दिया कि उनके मकबूलियत का ग्राफ गिर रहा है, लेकिन ट्रंप की अक़वामी मकबूलियत जो है वो भी तो 37% तक गिर चुकी है ना। तो आपको लगता है कि रिपब्लिकन्स की इंतखाबी मुहिम जो है उसको मुतासर कर सकती है मिड टर्म इलेक्शंस की? सर जब हम बात करते हैं, मैं इसमें किसी हद तक एग्री और डिसएग्री करूंगा। अच्छा। देखें, डोनाल्ड ट्रंप साहब की मकबूलियत नीचे है, लेकिन उनकी खुशकिस्मती ये है कि डेमोक्रेट पार्टी के पास कोई बड़ी लीडरशिप मौजूद नहीं है। ये उनकी खुशकिस्मती है। दूसरा, उसमें बात ये बहुत बड़ा सवाल होगा मिड टर्म इलेक्शंस में नवंबर में कि अमेरिका ने इस जंग में से क्या खोया क्या पाया। अब इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब मुसलसल कोशिश कर रहे हैं एक्सप्लेन करने के लिए कि मेरी डील ओबामा की डील से बेहतर होगी, मैंने एक पैसा भी नहीं दिया, मैं उसके